नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जहाँ दोस्तों तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 10th की, यानी कि NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 10वें की आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। जो चैप्टर 9 है उसे हम कल ही पढ़ा दिए थे, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर प्रेस करके आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि इतिहास जब आप क्रम वाइज चलेंगे तभी समझने में ज़्यादा आसानी होगा और तभी पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो इसलिए यदि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, पिछले अध्यायों को आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि पहले जाइए और वहाँ पढ़कर फिर आइए यहाँ पे। आज हम बात करने वाले हैं जो इसका NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 10वां जो है उसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ये मुख्य रूप से जब उस समय की बात है जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका है और मौर्य साम्राज्य के बाद कौन कौन से कुछ प्रसिद्ध शासक यहाँ भारत में उत्पन्न हुए और कौन कौन से राजवंश थे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें हम उत्तर भारत के राजाओं के बारे में बात करेंगे ही, साथ में हम दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसीलिए इसका जो नाम है, टाइटल है इसका, ये नाम है, टाइटल है इसका जो, वह नए साम्राज्य और राज्य है। इसका जो पहला हेडिंग है वो ये है कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो सबसे पहले हम प्रशस्तियों को समझते हैं कि प्रशस्तियाँ होती क्या हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो प्रशस्ति है वह एक संस्कृत का शब्द है, यानी कि जो प्रशस्ति है वो एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रशंसा, यानी कि प्रशंसा करना। अब सामान्य तौर पर यह होता क्या है, तो हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाएं जो हमें पता चलती हैं वह इन प्रशस्तियों के माध्यम से ही पता चलती हैं। अब होता ये था कि बहुत सारे जो कवि या लेखक होते थे वो राजा के दरबारी कवि या लेखक हुआ करते थे, यानी कि राजा उन्हें संरक्षण देते थे अपने दरबार में, उनके परिवार का भरण पोषण और तमाम सुख सुविधाओं का उनका ख्याल रखा जाता था, उन्हें सैलरी भी दी जाती थी और वो कई तरह के काम भी करते थे। कई बार मंत्री के पद पर भी वह काम करते थे, एक कवि के रूप में भी वह काम करते थे। तो वही लोग जो कवि लोग या फिर लेखक लोग होते थे वह प्रशस्तियाँ लिखा करते थे। प्रशस्तियाँ सामान्य तौर पे किसी स्थान पर, चाहे वह कोई मेटल का प्लेट हो या फिर कोई दीवार हो या फिर कोई भी कोई पावा हो, पावा का मतलब जो पिलर होता है, इस तरह का यदि कोई चीज़ है तो उस पर खुदाई के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से उस पर जो लिखा जाता था उन्हें ही प्रशस्तियाँ कहते हैं। इसका मतलब होता है प्रशंसा। और ये प्रशंसा इसलिए है क्योंकि राजा के अपने कवि होते थे तो वह राजा की भूरी भूरी प्रशंसा हमेशा करते थे। राजा कितना भी ख़राब होता था तो वो हमेशा उसकी इतनी अतिशयोक्ति में उसकी बड़ाई करते थे कि कई बार इतिहासकार भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा गुण किसी मनुष्य में कैसे हो सकता है। तो इतिहासकारों का काम ही है कि सही इतिहास ढूंढ के निकालना। तो इन प्रशस्तियों से भी वह सही इतिहास ढूंढ के निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गई प्रशस्तियाँ। आज हम जो बात करेंगे वो हम मुख्य रूप से समुद्रगुप्त की एक जो प्रशस्ति हमें मिली है इलाहाबाद, जो कि आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो अशोक स्तंभ है उस स्तंभ पे कवि हरिसेन की लिखी एक प्रशस्ति मिली है जो काफ़ी लंबी चौड़ी प्रशस्ति है वहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं कि जो कवि हरिसेन थे ये मुख्य रूप से समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और यह काव्य रूप में ही, यह जो प्रशस्ति है वह काव्य रूप में ही हमें मिली है। इलाहाबाद के जो अशोक स्तंभ है उस पर काफ़ी लंबा चौड़ा है। इस प्रशस्ति के माध्यम से ही हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे, संभवतः ये दूसरे शासक थे। इन्हें महाराजाधिराज कह के भी पुकारा जाता था। इनके पिता का नाम जो था वह चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से हम लोग जानते हैं जिन्हें। तो इन्हीं के बारे में, इनके बारे में इस जो प्रशस्ति है वहाँ से हमें पता चलता है। हरिसेन इसमें इनकी भूरी भूरी प्रशंसा कहते हैं कि जो समुद्रगुप्त हैं वह बहुत ही एक शानदार योद्धा हैं, युद्ध जीतने वाले वीर हैं और यहाँ तक कि इनकी तुलना इन्होंने ईश्वर से तक कर दी है कि जो हमारे समुद्रगुप्त, हमारे जो राजा हैं, उनकी तुलना इन्होंने ईश्वर के साथ की है। कई सारी बढ़ा चढ़ा के भी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। इस प्रशस्ति में एक स्थान पे ये लिखा गया है कि समुद्रगुप्त के बारे में कि आप जो हैं वह युद्ध में जो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं, भाला, बर्छे, तीर और उसके बाद ये बहुत सारी जो हथियार होते हैं
उससे जो चोट लग जाता है व्यक्ति को, तो उस चोट से जो घाव बना हुआ है या फिर उससे जो दाग बना हुआ है, इससे समुद्रगुप्त का शरीर बहुत अधिक शोभनीय है। इस प्रकार की बातें ये जो कवि हरिसेन हैं इनके बारे में लिखते हैं इस प्रशस्ति में। इस प्रशस्ति में हमें कुछ और जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। इसमें समुद्रगुप्त की जो एक नीति है राज्यों का बंटवारा, इसके संदर्भ में भी हमें इसके बारे में पता चलता है कवि हरिसेन के प्रशस्ति से ही। सामान्य तौर पे ये जो समुद्रगुप्त का जो शासन व्यवस्था था, आप यहाँ पे मैप में जब देखेंगे तो हम इसे 4 भागों में बांटे हैं। हमारा मैप बहुत सही नहीं है, ये बहुत अजीब सा बना हुआ है, तो बस ये समझने के लिए है, आप बस समझिएगा। मैप पे इसके बनावट पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस ये समझने के लिए है, जो कि पर्याप्त है मुझे लगता है। तो समुद्रगुप्त की जो राज्य की नीतियाँ थी या फिर राज्यों को किस प्रकार से इन्होंने बांटा था, तो इन्होंने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा था। यहाँ पे नंबरिंग भी किया गया है। पहला भाग जब आप देखेंगे, ये वाला क्षेत्र जो कि कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा और ये प्रयागराज का ये जो सब क्षेत्र है, जो ऐसे सीधे सीधे लाइन खींची हुई है, ये सभी जो क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से समुद्रगुप्त का अपना यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित था। इसके बारे में कवि हरिसेन कहते हैं कि समुद्रगुप्त इसके आसपास के 9 राजाओं को जीतकर अपना ये राज्य स्थापित करते हैं और यहाँ पे इनका पूरा अपना अधिकार है। यहाँ पे पूरा अधिकार इनका अपना है, किसी और का अधिकार यहाँ पे नहीं है। पूर्ण रूप से समुद्रगुप्त की यहाँ पे नीतियाँ यहाँ पे लागू होती हैं। जो दूसरा नंबर है, यहाँ पे आप देखेंगे जो दूसरे प्रकार का राज्य यहाँ पे देखने को मिलता है, वो यहाँ आपका ये जो दक्षिणापथ है, इसके थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप जो बिंदी बिंदी देख रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 12 राजाओं को यह जीत कर ये 12 राजाओं को इन्होंने जीता था। अब जब ये युद्ध जीतते हैं तो ये 12 राजाएं जो हैं ये समुद्रगुप्त के चरणों में गिर जाते हैं और इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और समुद्रगुप्त भी इन्हें छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जाइए आप लोग शासन करिए। यानी कि इस एरिया को तो इन्होंने जीत दिया था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया कि जाइए आप लोग अपना शासन व्यवस्था स्थापित करिए, अपने हिसाब से कामकाज करिए, कोई समस्या नहीं है। जो तीसरा क्षेत्र हमारा आता है वह मुख्य रूप से ये जो समुद्रगुप्त का ये अपना जो क्षेत्र था, इनका जो अपना क्षेत्र था, उसके बाहरी हिस्से को आप देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप तिरछी लाइनें देख रहे हैं, यहाँ पे ये 3 नंबर यहाँ पे दिखा हुआ है। ये क्षेत्र हो गया, ये पूरा क्षेत्र हो गया नेपाल का, और इधर पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं ये क्षेत्र हो गया। इधर आप गुजरात हो गया, गुजरात का क्षेत्र हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया। ये सब जो क्षेत्र था, ये सब ऐसे क्षेत्र थे जो इन्हीं के अधीन थे, यानी कि समुद्रगुप्त के ही अधीन थे और इन्हें इनकी बातें माननी पड़ती थी। अगर यह कोई आज्ञा देते थे तो इन्हें उसका पालन करना होता था। और ये जो भी आसपास के राजा थे वह इनके लिए समय समय पर उपहार भेजा करते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ टैक्स चुकाते थे और कहीं कहीं उपहार की भी व्यवस्था थी। तो यह सभी के सभी जो राजा थे इस क्षेत्र के पूरे वह इन्हें उपहार भेजते थे और समय समय पे इनके राज दरबार में उपस्थित भी होते थे। बुलाने पर यह वापस इनके राज दरबार में जाते भी थे समुद्रगुप्त के। और जो चौथा यहाँ पे हमारा जो राज्य का बंटवारा किया गया था, वो आप यह बाहरी क्षेत्र देख सकते हैं, जिसमें ऐसे सीधे सीधे चौथे नंबर का ये जो निशान लगा हुआ है, ये सब आपका ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है और साथ में अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है, ये सब इनके बाहरी राज्य थे, जिसके ऊपर अलग अलग शासक जो थे वह शासन करते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो कुषाण वंश थे और जो हुड़ थे वो यहीं पे यह शासन करते थे। और साथ में ही यहाँ पे जो श्रीलंका है वो भी यही चौथे नंबर के राज्य में भी शामिल था। यानी कि इन राजाओं ने भी ये समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और यही कारण है कि इन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ किया था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो इलाहाबाद में हमें प्रशस्ति मिली है कवि हरिसेन में, उसमें इस तरह की बातें बताई गई हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की बड़ाई की गई है, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसी प्रशस्ति में हमें वंशावली के बारे में भी पता चलता है कि यहाँ पे हमें वंशावलियाँ मिली हैं समुद्रगुप्त की। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये वंशावलियाँ होती क्या हैं। तो वंशावलियाँ सामान्य रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आई रहती है किसी परिवार में, उनके नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही का एक परिवार है, आपका जन्म हुआ है,
आपके पहले आपके पिता थे, उसके पहले आपके दादाजी थे, फिर आपके परदादाजी थे। तो इसी नाम को किसी स्थान पे लिखना या फिर इस चीज़ को जानना कि आपके पहले कौन था, फिर उसके पहले कौन था, तो आप तो एक परिवार के शासक के रूप में है, मतलब मैं एक छोटे तौर पे देख रहा हूँ कि एक परिवार के रूप में आप शासक होते हैं। उसके पहले आपके पिता शासक थे, उसके पहले उसके दादाजी शासक रहे होंगे, उनके परदादा शासक रहे होंगे। तो यही वंशावलियाँ हैं। जब एक ही परिवार का सदस्य क्रम वाइज किसी गद्दी पे बैठता है या फिर राजा बनता है या फिर किसी भी क्षेत्र में एक परिवार का सदस्य कोई कार्य करता है, तो उसका जहाँ विवरण दिया जाता है उसे ही हम वंशावलियों के नाम से जानते हैं। तो इस वंशावली में भी समुद्रगुप्त की वंशावलियाँ यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, जहाँ पे इनके पिता जो हैं मुख्य रूप से उनका जो नाम है वह चंद्रगुप्त प्रथम है, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और उसके पहले के इनके दादा परदादा के नाम का भी जिक्र यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे एक बात हमें समझनी होगी कि इस वंशावली में जहाँ इनके पिता का नाम जो है वह महाराजाधिराज करके दिया हुआ है, और समुद्रगुप्त भी खुद को महाराजाधिराज ही कह के पुकारते थे, लेकिन इनके पहले यानी कि चंद्रगुप्त के पहले इनके जो दादा परदादा थे उनके सामने महाराजा लिखा हुआ है, जिससे यह अंदाज़ा लगता है जैसे कि हम कहते हैं कि जो गुप्त वंश की स्थापना थी वह चंद्रगुप्त ने की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पहले भी जो उनके वंशज थे वो भी शासन करते थे, वो भी छोटे मोटे स्थान पे शासन करते थे, क्योंकि उनके नाम के आगे भी महाराज लगा हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो भी छोटे मोटे राजा थे। असल में ये जो महाराज, राजा, महाराजा, उसके बाद महाराजाधिराज, ये सभी चीज़ें जो थीं वह किसी राजा के कद को बताती थी, कि वह किसी राजा के कद को यह इंडिकेट करती थी कि राजा कितना बड़ा है। अब मान लीजिए राजा छोटा है तो उसे हम महाराज कह के बुलाते थे, या फिर उस और बड़ा राजा है तो उसे महाराजाधिराज कहना शुरू कर दिए थे। इस तरह की चीज़ें थी। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त के पहले भी जो शासन व्यवस्था था ये गुप्त वंश का, वह कहीं ना कहीं स्थापित था, लेकिन वह बहुत अधिक फेमस नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ें हमें पता चलती हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जो उनका शासन व्यवस्था और राज्य का बंटवारा किस प्रकार उन्होंने किया था, इसके बारे में पता चलता है कि यह जो क्षेत्र था पहले नंबर का, यह पूरा स्वतंत्र क्षेत्र था, जिस पे यह पूरी तरह से इनका पूरा शासन व्यवस्था था। दूसरा, एक ऐसे 12 राजाओं का यह जो क्षेत्र था, इन्हें हराया था, और ये 12 राजा जो हैं वह इन्हें समर्पित कर दिए थे खुद को, कि भाई जो मन करे वो करिए। फिर बाद में जो समुद्रगुप्त थे वो इन्हें स्वतंत्र कर देते हैं अपना हिसाब किताब करने के लिए। और इसके बाहर ये जो क्षेत्र, तीसरे नंबर का क्षेत्र, जो एक बड़ा सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जिसमें नेपाल और ये पूर्वोत्तर भारत की बातें की जा रही हैं, और यहाँ पे ये सब राजस्थान और गुजरात की बात अगर मैं करूँ, और यहाँ पर कुछ कश्मीर के जो हिस्से हैं वो भी इन्हीं के अधीन थे, लेकिन ये भी स्वतंत्र ही थे, स्वतंत्र राजा यहाँ पे रहते थे, लेकिन इनकी बात इन्हें माननी पड़ती थी, क्योंकि ये महाराजाधिराज थे, खुद में बहुत बड़े ये पद माना जाता था। यदि कोई ऐसा कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वह भारत का ही सम्राट माना जाता था। और उसके बाहर जो चौथे नंबर का क्षेत्र था, यह खुद में स्वतंत्र था, लेकिन यह भी इनके अधीन ही थे थोड़े बहुत, क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह किया था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ज़रूर इनके ऊपर भी इनका दबाव जरूर रहा होगा। तो इस प्रकार से इनका ये शासन व्यवस्था था। दूसरे हम राजा की जो बात करेंगे वो हम हर्षवर्धन की बात करेंगे। हर्षवर्धन का जो शासन काल था वो लगभग आज से 14 साल नहीं, मतलब 1400 साल पहले था इनका शासन काल हर्षवर्धन का। और 1400 साल पहले कौन आया था भारत में, आप लोग को याद होगा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो ह्वेन-सांग थे वो 1400 साल पहले भारत में आए थे, और भारत इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ये भारत आए थे। तो ह्वेन-सांग के बहुत सारे जो विवरण इन्होंने दिया है, अपनी जो लेखनी इन्होंने लिखी है, उससे ये जो हर्षवर्धन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके बारे में और जो मूल स्रोत हमें जो प्राप्त होता है वह हर्ष चरित्र से होता है। हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट की संस्कृत में लिखी हुई इन्हीं की हर्षवर्धन की जीवनी है। असल में यह हर्षवर्धन की जीवनी का जो नाम है वह हर्षचरित्र है, और हर्षचरित्र की जो रचना किया गया था वह बाणभट्ट द्वारा किया गया था संस्कृत में। और बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, दरबारी लेखक थे ये।
तो इसके बारे में इन्हें काफ़ी पता चलता है और ये ह्वेनसांग के विवरणों से भी हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 1400 साल पहले भारत में स्थापित हुआ था। वर्धन वंश के अंतर्गत यह शासन करते थे। असल में यह अपने पिता के छोटे पुत्र थे। अब चूँकि ये नियम ये था कि हमेशा जो पिता का यानी कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता था वही शासक बनता था, लेकिन इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, इनके पिता की भी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो हर्षवर्धन को ही यहाँ आप देखेंगे कि जो थानेसर है, थानेसर का इन्हें राजा घोषित किया जाता है। जब ये राजा घोषित होते हैं तो कुछ समय बाद ही इनकी जो बहन का जो शादी हुआ रहता है वह कन्नौज में हुआ रहता है, कन्नौज के राजा से। लेकिन बंगाल के जो शासक थे वह कन्नौज के राजा यानी कि इनके जीजा जी की हत्या हो जाती है। यहाँ जो कन्नौज के राजा थे उनकी हत्या कर दी जाती है बंगाल के राजा के द्वारा। अब हर्षवर्धन जो है वो अपना शासन व्यवस्था यहाँ पे भी स्थापित कर लेते हैं, इन्हें भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। कन्नौज को भी अपने ही हाथ में लेकर उसकी देख रेख करते हैं क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी। और फिर इनका जो है इनका पराक्रम शुरू होता है और ये फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ये बंगाल को भी जीत लेते हैं। बंगाल को भी जीत के इसमें मिला लेते हैं, अपने राज्य में मिला लेते हैं और साथ में ही यहाँ का जो मगध का जो क्षेत्र होता है उसे भी यह जीत लेते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से इनका शासन व्यवस्था चलता है। हर्षवर्धन मुख्य रूप से जब दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं, अब चूँकि जब इस उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन चल रहा था उस समय दक्षिण भारत में चालुक्य तथा पल्लवों का शासन व्यवस्था स्थापित था। और जब हर्षवर्धन आगे बढ़ते हुए चालुक्य शासक जो पुलकेशन द्वितीय पे थे उनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो ये उन्हें यहीं पे रोक देते हैं, यानी कि पुलकेशन द्वितीय इन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, इन्हें हार के वापस जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन के बारे में हमें बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र है उससे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसा कि हमने जाना है कि सबसे पहले इनकी जो राजधानी थी वह थानेसर थी और जब इनके जो बहनोई होते हैं, इनके जो जीजा जी होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो यह कन्नौज को भी अपने शासन व्यवस्था में ले लेते हैं और फिर बदला लेने के लिए यह बंगाल पे आक्रमण करते हैं। उसके शासक को ख़त्म करके उसके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेते हैं। साथ में ही जो थोड़ा बहुत यहाँ का जो बचा हुआ था, मगध का जो राज्य बचा हुआ था, उसे भी अपने राज्य में यह समाहित कर लेते हैं। तो इस तरह से हर्षवर्धन का यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कैसे ये शासन व्यवस्था इन्होंने स्थापित किया। चलिए हम बात कर लेते हैं अब दक्षिण भारत के कुछ राजाओं के बारे में, खासकर पल्लव, चालुक्य तथा पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में। पुलकेशन जो द्वितीय था वह बहुत फेमस राजा था चालुक्य वंश का। पुलकेशन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे वह रवि कीर्ति थे और रवि कीर्ति के प्रशस्ति से ही हमें पुलकेशन द्वितीय के बारे में पता चलता है, इनके पराक्रम के बारे में पता चलता है। जब आप नक्शा देखेंगे तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है वह चालुक्यों का क्षेत्र था और चालुक्यों का जो राजधानी थी वह ऐहोल था और जो पल्लवों की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम था। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, यानी कि पल्लव जो थे और जो चालुक्य थे ये आपस में ही एक दूसरे से युद्ध लड़ते रहते थे। इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। और पुलकेशन द्वितीय जो थे वह चालुक्य वंश के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, काफ़ी फेमस राजा थे, जिसके बारे में हमें रवि कीर्ति के प्रशस्ति से पता चलता है। और रवि कीर्ति इनके बारे में बताते हैं पुलकेशन द्वितीय के बारे में कि ये जो अभियान करते हैं दक्षिण भारत के पूरे क्षेत्र में, पूरा ये इनका कब्जा आ जाता है, ये पूरे दक्षिण भारत को ये जीतते हैं किस प्रकार से। और ये रवि कीर्ति ये जो हर्षवर्धन थे इनके बारे में भी बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हर्षवर्धन कैसे जब दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़े युद्ध के लिए तो पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया था। तो इन्होंने इसके बारे में भी जिक्र किया है कि जब हर्ष उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर आ रहा था अपना शासन व्यवस्था भी स्थापित करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, तो किस प्रकार से पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो रवि कीर्ति इन्होंने कहा है कि हर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता,
लेकिन जब ये चालुक्य जो राजा थे पुलकेशन द्वितीय, इन्होंने जब उस राजा हर्षवर्धन को रोका तो फिर उनका जो हर्ष था वह समाप्त हो गया, यानी कि उनकी जो प्रसन्नता थी वह समाप्त हो गई। तो इस तरह की ये चीज़ें मौजूद थी। असल में जो पल्लव राजवंश था, यहाँ पे पल्लव हो गया या फिर जो ये चालुक्य हो गया, ये सामान्य तौर पे हुआ ये कि ये आपस में बहुत लड़ाई करते थे। ये इनके मतलब हमेशा क्षेत्र में घुस के कुछ नुकसान करते थे, ये इनके क्षेत्र में हमेशा घुस के नुकसान करते थे। तो हुआ ये कि ये काफ़ी कमज़ोर हो गए धीरे धीरे दोनों शासन बहुत कमज़ोर हो गया। और बाद में यहाँ पे जो शासन व्यवस्था स्थापित होता है दक्षिण भारत में, वह राष्ट्रकूटों का होता है, और साथ में यहाँ पे जो नीचे की ओर है वो चोल राजवंश का शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित होता है। चलिए हम जान लेते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। अभी हमने कुछ पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि चंद्रगुप्त मौर्य या फिर उससे संबंधित मतलब मौर्य साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था था वह किस प्रकार से स्थापित था। लेकिन इस समय जब आप मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद का जो भारत देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वो परिवर्तन इस प्रकार से था कि अब जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वह वंशानुगत हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब योग्यता के आधार पर नहीं चुना जाता था, बल्कि होता ये था कि यदि किसी का पिता किसी पद पे आसीन है, किसी मतलब कोई मंत्री पद पे है, तो उसका पुत्र भी वही मंत्री बनेगा। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हो गई थी, जिसमें हम ये जो हरिसेन के बारे में हमने पढ़ा है। हरिसेन के जो पिता हैं जो समुद्रगुप्त के राजदरबारी कवि थे, और यह कवि होने के साथ ही महादंड नायक भी थे, यानी कि जो सुप्रीम जज होते हैं एक तरह का न्यायिक व्यवस्था का, वो भी यह काम करते थे। और हरिसेन के जो पिता थे वो भी ये जो गुप्त साम्राज्य में गुप्त राजवंश में उनका भी जो पद था वह महादंड नायक का भी था। यानी कि ये एक कवि तो थे ही, साथ में यह महादंड नायक के रूप में भी कार्य करते थे। और ये जो महादंड नायक का इन्हें पद मिला था वह अपने पिता से ही मिला था, यानी कि वंशानुगत था। इसके साथ ही कई बार ये भी होता था कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक मंत्री पद पे आसीन होते थे। जैसे कि ये जो कवि हरिसेन थे, यह महादंड नायक के साथ साथ जो संधि कराने वाले या फिर युद्ध कराने वाले जो मंत्री होते थे उनका पदभार भी ये संभालते थे। यानी कि किससे संधि करना है, कैसे संधि करना है, या फिर किससे कब युद्ध छेड़ना है, इन सभी चीज़ों का जो फैसला था वह हरिसेन ही करते थे। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हुई थी, इस तरह का प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित देखने को मिलता है। और साथ में ही जो अन्य लोग थे, जो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े धन्ना सेठ या सामंत लोग थे, उनका भी काफ़ी प्रभाव रहता था। तो राजा जो होते थे वह उनकी बातें माना करते थे, वह केवल अपने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहते थे। मतलब ये नहीं था कि कोई बिल्कुल एकदम व्यवस्थित ढंग से कोई मंत्री हो उसी की बात सुना जाए। यदि कोई बड़ा व्यक्ति भी यदि कुछ कहता था तो राजा भी उसकी बात मानते थे। तो ये व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हो गया था, प्रशासन व्यवस्था। एक नए प्रकार के सेना का भी यहाँ पे गठन हुआ था। आपने पढ़ा कि जब महाजनपदों का उदय हुआ और जब सम्राट उत्पन्न हुए तो आपने देखा कि उनकी कितनी विशाल विशाल सेनाएं हुआ करती थी। लाखों की संख्या में हाथी, घोड़े, पैदल, रथ की सेनाएं होती थीं, जो राजा की व्यक्तिगत सेनाएं होती थीं। उनकी अपनी सेनाएं होती थीं जिन्हें राजा सैलरी पे रखते थे। लेकिन जब ये मौर्य साम्राज्य का अंत होता है उसके कुछ साल बाद, जब ये समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन, इन सभी लोगों का जब शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित होता है तो एक नए प्रकार के सेना की यहाँ पे देखने को मिलता है। सामान्य तौर पे राजा की अपने भी कुछ व्यक्तिगत सेनाएं होती थीं, लेकिन सेनाओं की संख्या कम हो गई थी। ख़ास तौर पे जो सेना नायक होते थे उनका अपना अपना अलग अलग, उनके अपने अलग अलग सैनिक होते थे, जो हाथी, घोड़े और पैदल और रथ के भी सैनिक होते थे। और जो राजा होते थे वह मुख्य रूप से उन जो सेना नायक होते थे, सेना नायकों को बड़ी बड़ी भूमि दे देते थे, और उन बड़ी भूमियों से टैक्स इकट्ठा करके जो सेना नायक होता था वह अपने व्यक्तिगत सैनिकों का देख रेख करता था। और राजा को कभी भी जब आवश्यकता होता था सेना की तो वह सेना नायक अपनी सेनाएं लेकर राजा के समर्थन में चल पड़ता था युद्ध लड़ने के लिए।
लेकिन कई बार होता ये था कि जब राजा कमज़ोर हो जाते थे तो ये जो सेना नायक होते थे वो मुख्य रूप से सामंत कहे जाते थे, अपने इलाके के सामंत होते थे। तो जो सामंत होते थे वो खुद को स्वतंत्र करने का प्रयास कर देते थे, और ये मानते थे कि अब मेरे ऊपर राजा का कोई अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपना सत्ता स्थापित कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपनी सेना मौजूद है। तो इस तरह की नई व्यवस्था यहाँ पे स्थापित होती है सेना के संदर्भ में। इस ज़माने में आम लोग क्या करते थे, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो इसके बारे में हमें विवरण बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, सामान्य तौर पे पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलता है, क्योंकि आम लोग जानते हैं कि आप लोग झोपड़ियों में या फिर कच्चे घर के मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो समय के साथ सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ स्रोत हैं, जैसे कि कालिदास जो हैं वह अभिज्ञान शाकुंतलम नामक इनकी एक कृति है, जिसमें इस ज़माने के लोगों के बारे में पता चलता है, और ह्वेन-सँग के कुछ विवरणों से भी हमें पता चलता है। कालिदास और जो ह्वेन-सँग थे, इनका दोनों का जो संबंध था वो हर्षवर्धन के शासनकाल से था, और ऐसा माना जाता है कि कालिदास के साथ साथ, कालिदास तो एक महाकवि के रूप में थे ही, कालिदास के साथ साथ जो आर्यभट्ट थे, जो कि एक खगोलवेत्ता थे, वो भी हर्षवर्धन के दरबार में ही रहते थे। ह्वेन-सँग भी इनके शासनकाल में ही यहाँ भारत में आया था, और कुछ समय तक इनके शासनकाल में इसने अपना समय भी व्यतीत किया था। तो इन लोगों के विवरण से हमें कुछ पता चलता है। कालिदास का जो एक अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक नाटक है, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा की एक कहानी है, और शकुंतला नामक एक जो नायिका है उसकी कहानी है। इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत हमें सामाजिक रीति रिवाज और समाज के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया जाता है कि जो दुष्यंत राजा होते हैं वो अपने प्रेमिका जिनका नाम शकुंतला है, उन्हें एक कीमती अंगूठी दिए रहते हैं उपहार के तौर पे, लेकिन किसी तरह से उनकी जो अंगूठी थी वह खो जाती है, और वो जो अंगूठी है वह एक मछली निकल जाती है। बाद में एक मछुआरा उस मछली को प्राप्त करता है, उस मछली को जब काटता है तो उसमें से वो अंगूठी प्राप्त होता है, और जब मछुआरा राज दरबार में आता है, उस अंगूठी को लेकर प्रस्तुत करता है, तो जो द्वारपाल होते हैं और जो पुलिस का अधिकारी होता है वह उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, और कहते हैं कि नहीं, तुम ही चोर हो, तुमने इस अंगूठी को चुराया है, यानी कि वहाँ पे उसे प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जब राजा को पता चलता है, यानी कि जब दुष्यंत को पता चलता है, तो दुष्यंत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो अंगूठी को ले लेते हैं और उसे इनाम भी देते हैं, यानी कि मछुआरे को इनाम भी देते हैं। और जब मछुआरा दोबारा वापस जाता है तो वहाँ पे जो द्वारपाल होते हैं और जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो सब उनको घेर लेते हैं, और वो कहते हैं कि चलो हम लोग, अब वो शराब खाने पहुँच जाते हैं, वो भी कुछ हिस्सा उसमें से लेना चाहते हैं। तो इस तरह का सामाजिक व्यवस्था वहाँ पे था। तो ये कहानी सुन के आपको लगता है कि आज के ज़माने में आज का जो भारत है और जो पहले का जो भारत था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। इस तरह की घटनाएं आजकल भी होती हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपको यदि पहले चोर कहेंगे, फिर यदि आपको अगर कोई इनाम मिलेगा तो फिर उसमें भी हिस्सा लेने आ जाएंगे। तो आजकल भी यही चल ही रहा है भारत में, तो बहुत कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ह्वेन-सँग भी कुछ इसके बारे में बताते हैं। ह्वेन-सँग मुख्य रूप से एक दृश्य का जिक्र करते हैं जो कि काफ़ी सही दृश्य नहीं है बात के संदर्भ में। ये बताते हैं, शायद ये जो ह्वेन-सँग है वह शूद्रों की दशा के बारे में बताते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जो राज्य के बाहर, यानी कि वो नगर के बाहर रहते हैं, और उन्हें बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ बहुत छूत वाला व्यवहार किया जाता है। और ये बताते हैं कि जब वो लोग जिनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है, वो जब नगर में या फिर बाज़ार में आते हैं तो वो लोग, उन लोगों के पास लकड़ी के कुछ वो टुकड़े रहते हैं जिससे वह चोट करके आवाज़ निकालते हैं, जिससे कि जो लोग रहते हैं वह वहाँ से निकल जाएं, वहाँ मतलब वो हट जाएं वहाँ से, ताकि वह उन्हें छुए ना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ह्वेन-सँग के विवरण से भी हमें पता चलता है इस ज़माने के लोगों के बारे में। तो ये था ये विवरण। और अब हम बात करते हैं राजा की सेना के बारे में। राजा की सेना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बाणभट्ट का एक बहुत ही सुनहरा विवरण हमें मिलता है। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में इनके दरबारी कवि भी रहे थे।
तो बाणभट्ट का एक विवरण हमें प्राप्त होता है राजा की सेना के बारे में, और ये बहुत ही सुंदर बताते हैं कि किस प्रकार से जो राजा थे वह जब अपने सेना को लेकर चलते हैं किसी अभियान पे, तो उस सेना में बहुत सारे नगाड़े और न जाने किस किस प्रकार के वहाँ पे धुन बजाए जाते हैं, और बड़े बड़े मतलब हाथी वहाँ पे, घोड़े, पैदल सेना और रथ लेकर किस प्रकार से वो चलते हैं। बहुत मतलब उधम मच जाता है जब राजा कहीं से गुजरते हैं तो। और वो जो भी वो संगीत वहाँ पे बजाया जाता है उसे सुनकर जब ग्रामवासी जो आसपास के नगरवासी होते हैं वो उपहार भी लाते हैं राजा के लिए, और राजा को उपहार देते हैं, और साथ में भोजन की भी व्यवस्था करते हैं, और गुड़ भी लाते हैं देने के लिए हाथियों को या फिर घोड़ों को, और वह घास और सभी चीज़ का व्यवस्था करते हैं। लेकिन और कुछ लोग जो आम लोग होते हैं वह राजा से मिलना भी चाहते हैं ताकि वह शिकायत कर सकें या फिर कुछ अनुरोध कर सकें राजा से, तो इस तरह का लोग प्रयास करते हैं। लेकिन बाणभट्ट ये भी कहते हैं कि जब राजा की सेना जब गुजर जाती थी किसी स्थान से तो वह बिल्कुल जो भूमि थी वह बिल्कुल बंजर जैसी हो जाती थी। हाथी जो होते थे वो बहुत सारे गरीब लोगों के जो झोपड़ियाँ थे उन्हें तोड़ देते हैं, उन्हें तोड़ कर तबाह कर देते हैं। और साथ में जो पैदल सेना यदि कहीं से गुजर जाती है, उनका जो पूरा जो सैनिक था, पूरी जो सेना उनकी रहती है राजा की, वो किसी स्थान से गुजर जाती है, किसी खेत से गुजर जाती है, तो जो खेत होता है वो पूरी तरह से बंजर बन जाता था। तो इस तरह की स्थिति होती थी। और जो रास्ते पे और सभी व्यापारी या फिर और लोगों के जो जानवर होते थे वो शोर शराबा सुनकर भाग खड़े होते थे। तो इस प्रकार का भयावह स्थिति दर्शाते हैं कि राजा की सेना के बारे में यह बात करते हैं, जो कि मुख्य रूप से समुद्रगुप्त के बारे में ये था। तो दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर था वो 10वां था। इसके बाद एक और चैप्टर है इतिहास का ही। उसके बाद हम जब 11वां चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जब इतिहास का क्लास 6 का इतिहास हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम ज्योग्राफी पे जाएंगे। और ज्योग्राफी भूगोल जो है वो बहुत अच्छे से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।